ठीक है ना। ये मौखिक अपने को याद होना चाहिए। सबसे पहला है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की चाल या वेग, इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। n को क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में आया था En प्रोपोर्शनल -1/n² आया था। क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ देखो, अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका मान कम होना चाहिए, परंतु माइनस चिन्ह है ना, तो इसलिए इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे अपन क्रम संख्या बढ़ाएंगे, कक्षा की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ते जाती है, ये बता रहा है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल जो होता है वो कक्षा की क्रम संख्या के घन के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी आवृत्ति उसका उल्टा कर दो 1/n³। ये चीजें याद रखने से अपने को बहुत कुछ पता चलता है। ऐसा भी पता चल सकता है ना, जैसे मान लो यहाँ से क्रम संख्या बढ़ाएंगे कक्षा की अपन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो भी बढ़ती है। पता चला ना। अगर इलेक्ट्रॉन की क्रम संख्या 2 हो तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएंगी, 4 गुनी हो जाएंगी, क्योंकि 2 का वर्ग होगा 4 गुनी। तो ये चीजें अपने को बेसिक है, ये अपने को पता होना आवश्यक है। उतार लो इसको, उतारा नहीं क्या, जल्दी उतार लो, फिर अपन आगे पढ़ते। अगला टॉपिक है भाई, बोर के मॉडल के आधार पर, बोर का मॉडल अपन ने पढ़ा है, उसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा से, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से pv कक्षा में संक्रमित हो रहा है। तो क्या हमको पता है क्या निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण होता है, जैसे मान लो ये nवीं कक्षा, ये pv कक्षा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो इन ऊर्जा अंतर के फलस्वरूप, ऊर्जा अंतर क्या होगा भाई, En माइनस Ep, और इन ऊर्जा अंतरालों के फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेंगे। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन, ठीक है। विकिरण निकलते, वो अदृश्य भी हो सकते और दृश्य भी हो सकते, जैसे एलईडी में निकलता है ना, उस टाइप का। तो ये ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा की अपन जो तरंग निकलती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा से pv कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के संगत तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना आपने, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं पर, जब इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा से pv कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा से pv कक्षा में संक्रमण होता है, संक्रमण होता है, तब बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होंगी, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते। अब यहाँ से न्यू का मान चाहिए अपने को, तो एच का क्या करना पड़ेगा, बटे में आ जाएगा। तो आवृत्ति न्यू बराबरी से आ जाएगा En माइनस Ep बटे H, ठीक है ना। बात समझ में आई। पहले हेडिंग समझो, फिर उसके बाद में अपन ये व्यंजक समझेंगे। हेडिंग ये है कि बोर मॉडल के अनुसार, ये चित्र समझ में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा से pv कक्षा में संक्रमण होता है, तो जो तरंग निकलती है उसकी तरंगदैर्घ्य अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि
इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में संक्रमण होता है, तब बोर मॉडल के अनुसार जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित होती है उसकी आवृत्ति निम्नानुसार दी जाती है। ये अपने को पहले से पता है, बोर के क्वांटम प्रतिबंध में पढ़ा है अपन ने। तो न्यू बराबर से आएगा En माइनस ईपी बटे एच। ठीक है, जहाँ न्यू आवृत्ति है, En क्या है, एनवी कक्षा की ऊर्जा, ईपी क्या है, पीवी कक्षा की ऊर्जा, और एच प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, हाँ। लेकिन आगे, लेकिन एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कल अपने पढ़ा था, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होता है भाई, En, अभी भी देखा था अपन ने, En प्रोपोर्शनल माइनस 1/n²। यह समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ऐसा लिखा जाता है RCH बटे n², माइनस जो समानुपाती का चिन्ह हटाते ना, रिडबर्ग नियतांक आता है, R रिडबर्ग नियतांक है, C प्रकाश की चाल है, H प्लांक नियतांक है, बटे n², मतलब वही है, R बटे n² भी लिख सकते केवल। ठीक है, ये एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, En आगे। ऐसे अपन पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे। आगे, पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिखते, पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होंगी भाई, इसी को देख के लिखो, ईपी से दर्शाएंगे। ईपी बराबर से कितना आएगा, माइनस RCH बट्टे आ जाएगा p²। बस n की जगह क्या लिखना है, p लिखना है। ईपी बराबर से माइनस RCH बट्टे p² आ जाएगा। अब ये दोनों मान इसमें रख देते अपन, समीकरण 1 दे दो लगे तो इसको, समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख दो, क्या हो जाएगा, न्यू बराबरी से, न्यू बराबरी से En का मान लिखेंगे सबसे पहले, माइनस RCH बटे n², फिर माइनस ये वाला, और EP का मान लिखेंगे कोष्टक में, माइनस RCH बटे p²। ठीक है, और बटे में H जैसा का वैसा लिख दिया। अब क्या करो, इस H का इधर पक्षांतर कर दो, तिर्यक गुना, तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, H न्यू हो जाएगा। H न्यू बराबरी से इधर बचा वाला लिखो, माइनस RCH बटे n², और यहाँ माइनस माइनस प्लस RCH और बटे p²। समान संख्या कॉमन निकाल लो पहले, H न्यू जैसा का वैसा क्या निकलता है कॉमन, माइनस माइनस नहीं, केवल RCH निकालो, RCH कॉमन निकालो, क्या बचेगा भाई, माइनस 1/n² बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा 1/p² बचेगा, है ना, माइनस 1/n² बचेगा, RCH निकल गया, 1/p²। अब उसके बाद में ये देखो दोनों तरफ यहाँ H है, तो H से H क्या कर दो, कैंसिल। आगे वाली स्टेप बचा न्यू बराबरी से, न्यू बराबरी से RC, और इधर कोष्टक में प्लस वाला पहले लिख देते, माइनस वाला बाद में, 1/p² माइनस 1/n²। अब उसके बाद चूंकि हमको तरंग दैर्घ्य निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हमने पढ़ा है C बराबर से प्रकाश की चाल, C बराबरी से होता है न्यू लेमडा, C बराबर से न्यू लेमडा होता है ना, तो यहाँ पे अपन C की जगह मान रख देंगे, न्यू बराबरी से R, और C की जगह लिखना है न्यू लेमडा। ये डी ब्रॉगली वाले परिकल्पना पड़ी थी ना, उसमें लिखा था अपन ने,
सी की जगह लिखा न्यू लेमडा, बाकी जैसा का वैसा 1/p² माइनस 1/n²। जो कैंसिल होता है उसको काट दो, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। अपने को तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है तो इस लेमडा का क्या कर दो इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 1/λ, क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएंगे, है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, 1/λ आ गया, बराबर क्या आ गया r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ये जो आया तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आ गया। इस सूत्र के सहायता से जो हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम तरंग की तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1/λ है इसको हम तरंग संख्या कहते हैं और तरंग संख्या को न्यू बार से दर्शाते हैं। इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आया ना कैसा कैसे किया, एक बार फिर से समझ लो। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के NV कक्षा से PV कक्षा में संक्रमण होने के संगत तरंग की तरंग दैर्घ्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि इलेक्ट्रॉन का NV कक्षा से PV कक्षा में संक्रमण हो रहा है, तब उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, सीधा सीधा आप यहाँ hν बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब En माइनस EP बराबर hν लिख दो, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद लेकिन NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर लिख देंगे, PV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसको देख के लिख लेंगे, ठीक है। और ये दोनों मान काय में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ hν बराबर आएगा, है ना, En का मान माइनस माइनस प्लस EP का मान, समान संख्या क्या निकाल लो, कॉमन। तो ये ब्रैकेट में बच गया माइनस 1/n² प्लस 1/p² बच गया। यहाँ देखो s से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा वाला लिखेंगे, फिर यहाँ c की जगह, चूंकि c का मान क्या होता है न्यू लेमडा, तो यहाँ लिख दिया न्यू लेमडा, न्यू से न्यू भी कैंसिल हो गया और ये लेमडा का इधर क्या कर दिया पक्षांतर, 1/λ बराबर आ गया। हो गया यहाँ तक, आगे लिखो। यहाँ 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को आगे तरंग संख्या को न्यू बार, ऐसे न्यू बार से दर्शाते हैं। तरंग संख्या को न्यू बार से दर्शाते हैं। तो 1/λ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः न्यू बार या तरंग संख्या बराबरी से 1/λ बराबरी से r इंटू 1/p² माइनस 1/n², ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, यहाँ न्यू बार बराबरी से। इस सूत्र की सहायता से हम जो हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम है उसमें तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, आपको याद होगा स्पेक्ट्रम या इसको हिंदी में वर्णक्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझो, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला अध्याय पढ़ा है, उसमें अपन ने देखा था कि सूर्य से बहुत सारे विकिरण निकलते हैं और उन विकिरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। तो उन विकिरणों को तरंग दैर्घ्य के एक निश्चित क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले गामा किरणें, है ना, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंग, किया था ना अपन ने। हाँ, तो जो विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है उसको एक निश्चित क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो जो हमको क्रम प्राप्त होता है या जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ऐसा क्रम होता है जिसमें तरंग दैर्घ्य को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है या उनके घटते हुए, तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में तरंगों को रखा जाता है, उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमको
हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। उत्सर्जन मतलब जैसे ये NV कक्षा है, उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये PV कक्षा है। तो जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, आता है, तो वह ऊर्जा अंतरों के फलस्वरूप ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और अवशोषण मतलब क्या होता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा अंतरों के अंतर के फलस्वरूप वो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है ना। तो दो टाइप होते हैं। यहाँ पे उत्सर्जन वर्णक्रम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होगा। इधर ध्यान दो ना भाई, है ना, तुम्हारी आवाज आती है उसमें फिर, हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो। ये हम शब्दों का अर्थ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज कठिन है ना, तो आपको फिर समझने में दिक्कत होंगे ना, इसलिए अपने को स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पता होना चाहिए, उत्सर्जन क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब अपन प्राप्त करते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, और वो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है वो दृश्य क्षेत्र में भी होती है और अदृश्य क्षेत्र में भी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो दृश्य क्षेत्र में भी होता है और अदृश्य क्षेत्र में भी होता है। इसको पूरे स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पूरे स्पेक्ट्रम को सबसे पहली श्रेणी होती है लाइमर श्रेणी, दूसरी होती है बामर श्रेणी, तीसरी होती है पाश्चन श्रेणी, चौथी होती है ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवी होती है फुंड श्रेणी। केमिस्ट्री में पढ़े हो, केमिस्ट्री का चाहे ये सब है ना, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। चलो इस रेखाओं को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 लाइमन श्रेणी। यहां पर हम क्रम से लिख दे रहे। सबसे पहली होती है श्रेणी नहीं, पहले लिख लो फिर बाद में बना लेंगे। लाइमन श्रेणी, जो लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है उसमें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है 910 एंगस्ट्रॉम और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है 1215 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य। कहने का मतलब जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कैसा फैला हुआ होता है, वैसे ये श्रेणी की रेखाएं भी फैली हुई होती है स्पेक्ट्रम में 910 एंगस्ट्रॉम से 1215। ठीक है, पहला क्या लिखा आपने, लाइमन श्रेणी। आप पुस्तक में लिखो पराबैंगनी क्षेत्र में, मतलब ये जो लाइमन श्रेणी की रेखाएं है ये पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है ना, तो उसी के पुस्तक में लिख दो पराबैंगनी क्षेत्र में, याद रहेगा। हाँ, उसके बाद दूसरी होती है भाई